तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्किन एक छोटी बीमारी नहीं है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें जो दिखता है वो आपके सामने होता है, और स्किन की डिसीज जब भी आपको हो तो हमेशा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही आप इलाज कराएं। आप देखते होंगे कि YouTube पे या फिर Instagram पे काफ़ी सारी रील्स चल रही होती हैं कि वो बताते हैं, देसी नुस्खे बताते हैं, आपको ये हो रहा है तो ये कर लीजिए, या फिर वो कुछ मेडिसिन या फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता देते हैं। किस हद तक वो सही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको बता रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। जब से YouTube, Facebook, Instagram ये जितने मीडिया आए हैं उसमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ भी कुछ सुन के बोल रहा है। जब तक कुछ डॉक्यूमेंटेड ना हो, क्वालिफाइड पर्सन द्वारा उसको डॉक्यूमेंटेशन ना किया हुआ हो, उसको रिसर्च नहीं करी हो, ये बीमारी को पहचाना ना गया हो, तब तक उसके बारे में कमेंट करना या कोई भी चीज़ आपकी लगाने वाली, शरीर पे कोई भी क्रीम लगानी है, कोई भी ऑयल लगाना है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन में कुछ भी लगाना है, जब तक उसके बारे में जानकारी ना हो आप ना बोलिए। अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में आपके लिए अगर कोई सबसे बड़ी कोई चैलेंज आता है तो वो चैलेंज स्किन कैंसर भी होता है। उसके बहुत ही कॉमन कुछ अगर हम सिम्टम्स बता सकें तो थोड़े से वो उसे रोशनी आइए प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, कड़क चाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। बहुत से लोगों को स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके उन्हें ना सोल्यूशन मालूम होते हैं, ना उन्हें प्रॉब्लम का पता होता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ पर है। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर हमने आज अपने गेस्ट को जो बुलाया है वो है डॉक्टर SK कश्यप। चलिए आइए हम सब कुछ जानते हैं, सर का इंट्रोडक्शन जानते हैं सर के ज़बानी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर SK कश्यप है। मैं MBBS MD डर्मेटोलॉजी हूँ। MD डर्मेटोलॉजी में बेसिकली तीन डिग्री आती है। हमारी डिग्री जो होती है वो स्किन एंड BD में होती है, किसी किसी की स्किन BD एंड लेप्रोसी में होती है। तो मेरी MD जो है वो स्किन BD एंड लेप्रोसी में है। स्किन तो आपको पता ही है, स्किन में हेयर, नेल आते हैं, और BD में आते हैं वेलर डिसीज यानी कि गुप्त रोग जिसको आप कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। साथ में लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, जो आपने फुल बहरी सुना होगा या कुष्ठ रोग सुना होगा, वो भी हमारे अंडर में आते हैं। मुझे अपने फील्ड का करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे 3 क्लिनिक हैं। द्वारका में मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, और बसंत विहार में मेरा 1 क्लिनिक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि स्किन केयर में लेके या फिर डर्मेटोलॉजी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियाँ हैं। कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि वो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो क्या भ्रांतियाँ, क्या मिसकंसेप्शंस लेके आते हैं वो? देखिए, स्किन में लोगों का ये मानना है कि कुछ ही बीमारियां हैं और कुछ ही उसके इलाज हैं। ये आम जनता का मानना नहीं है, ये डॉक्टर्स का भी मानना है कि स्किन में बहुत कम बीमारियां हैं जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता है, जबकि स्किन में हजारों लाखों बीमारियां हैं जिनके अलग अलग तरीके से हम इलाज करते हैं, और नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके द्वारा हम इलाज करते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्किन एक छोटी बीमारी नहीं है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें जो दिखता है वो आपके सामने होता है। स्किन की डायग्नोसिस बनाने में हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 1000 में 1 केस ऐसा होता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, वरना आप देख के बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। और स्किन की डिसीज जब भी आपको हो तो हमेशा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही आप इलाज कराएं, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट से ही इलाज कराएं। आजकल सर ये बहुत चल रहा है कि आप देखते होंगे कि YouTube पे या फिर Instagram पे काफ़ी सारी रील्स चल रही होती हैं कि वो बताते हैं, देसी नुस्खे बताते हैं, आपको ये हो रहा है तो ये कर लीजिए, ऐसा हो रहा है तो वैसा कर लीजिए, या फिर वो कुछ मेडिसिन या फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता देते हैं। वो किस हद तक वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको बता रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। जब से YouTube, Facebook, Instagram ये जितने मीडिया आए हैं उसमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ भी कुछ सुन के बोल रहा है। जब तक कुछ डॉक्यूमेंटेड ना हो, क्वालिफाइड पर्सन द्वारा उसको डॉक्यूमेंटेशन ना किया हुआ हो, उसको रिसर्च नहीं करी हुई, बीमारी को पहचाना ना गया हो, तब तक उसके बारे में कमेंट करना या कोई भी चीज आपकी लगाने वाली, शरीर पे कोई भी क्रीम लगानी है, कोई भी ऑयल लगाना है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन, कुछ भी लगाना है, जब तक उसके बारे में जानकारी ना हो आप ना बोलिए। हमारे पास
खराब किए हुए केसेस की संख्या ज़्यादा है बीमारी के मुकाबले। अच्छा। स्किन स्पेशलिस्ट के पास आदमी सारे अपने इलाज करा के, पड़ोसियों से पूछ के, आती जाता जनता से पूछ के, लोगों से पूछ के, एक नॉन डर्मा वाले बंदे से पूछ के, जो स्पेशलिटी का नहीं है उससे इलाज करके आखिर में हमारे पास इलाज कराने आते हैं। तो उनकी समस्या लंबी और बड़ी हो जाती है और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। बजाय इसके अगर आपको कोई स्किन की समस्या होती है तो बेहतर ये है कि आप खुद जाके क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे इलाज लें और उससे सही इलाज लेके उस बीमारी को ख़त्म करें, बजाय इसके कि आप उसका रिसर्च करें। देखिए गूगल भी आपको सही डायग्नोसिस नहीं दे सकता। अगर गूगल पे भी पिक्चर्स पड़ी हैं तो वो आपकी नहीं हो सकती है, वो कॉकेशियंस की यानी कि अंग्रेजों की हो सकती है। तो आप स्वयं इलाज करेंगे तो उसका इलाज गलती करेंगे, आप अपने पैसे का नुकसान करेंगे, आप अपनी बीमारी को खराब करेंगे और आप उसमें फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है स्किन को लेकर, चाहे आपके बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी हो रही है, तो जनरल प्रैक्टिशनर के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। देखिए, अगर किसी और स्पेशलिटी वाले को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ही फ़ोन करता है या हमें आके दिखाता है। अच्छा। लेकिन ये गलत है कि आप दूसरे डॉक्टर्स के बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो अपनी स्पेशलिटी का ही ट्रीट करिए। मैं जानता हूँगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं जानता हूँगा किसी और स्पेशलिटी को। बात इमरजेंसी की है तो सही है, वरना जिस स्पेशलिटी का जो डॉक्टर है उसी को उसका इलाज करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने कई बार देखा है कि जो आँखों के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाते। उन्हें मालूम है आँख के लिए है तो आँख वालों के पास ही जाना है। पर फिर वो स्किन वालों के लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाकर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और कुछ भी ऑइंटमेंट लिखवा लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदुस्तान में हर दवाई आपको किसी भी काउंटर पे कुछ भी मिल सकता है। हाँ। और ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में रेजिस्टेंस बहुत है। मतलब जो फंगल इन्फेक्शन हम पिछले हफ्ते या 15 दिन में ठीक करते थे, अब 2-2 3-3 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट सारा एक्सपेरिमेंट करके आया होता है, उसने दवाइयों से रेजिस्टेंस होता है उसको, और वो ठीक करना बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी दवाइयों पे वो कम डोज में या तोड़-तोड़ के या कभी खाई, कभी नहीं खाई, ये भी खाई, वो भी खाई करके वो दवाइयों को रेजिस्टेंस कर लेता है। और आज की डेट में आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हिंदुस्तान में है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी भी दवाई का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो सर फिर जैसे कहते हैं कि आपको 6 महीने में 1 साल में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, आँखें कम से कम साल में एक बार ज़रूर चेक करवानी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स को डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कुछ टाइम में दिखाना चाहिए अपने आप को रेगुलर बेसिस पे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको जाना ही जाना है स्किन वाले के पास, 6 महीने में जाओ, 1 साल में जाओ। लेकिन आप अगर फेस पे या बॉडी पे कोई रूटीन केयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी स्किन टाइप जान के उसका इलाज कराएँ या उसके हिसाब से यूज़ करें। बजाय इसके कि आप खुद ही ओवर द काउंटर मॉइस्चराइज़र लेके, सनस्क्रीन लेके, फेस वॉश लेके इलाज करें। उसके बाद भी आपको जाना पड़ेगा, अगर वो चीज़ स्किन आपकी खराब करेगी तब भी आपको दिखाने जाएगा। राइट। तो आप कभी भी कोई भी चीज़, चाहे बालों के लिए हो, चाहे फेस के लिए हो, चाहे बॉडी के लिए हो, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, पूछें कि मुझे क्या सूट करेगा मेरी स्किन को टाइप को देखते हुए। उसके हिसाब से आप अपना इलाज करें, उनसे जानें कि कौन से कंटेंट उनको यूज़ करने चाहिए, कौन से कंटेंट उनको अवॉइड करना चाहिए। उसी हिसाब से चाहे वो ओवर द काउंटर खरीदें या मेडिसिन से खरीदें, वही यूज़ करें। अगर स्किन खराब होगी तब भी तो जाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, तो एक बार डर्मा वाले के पास जाके आप पूछ लीजिए हमें ये यूज़ करना चाहिए या मेरी स्किन पे क्या सूट करेगा, कौन-सा कंटेंट मुझे सूट करेगा, कौन-सा सॉल्ट मुझे सूट करेगा। सर आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? कह सकते हैं मोर देन 17 साल के आसपास। 17 साल के आसपास। तो इन 17 सालों में आपने बहुत बड़ा एवोल्यूशन देखा होगा कि नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। 17 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए हो गए, तो मान लेते हैं 15 साल पहले कुछ और टेक्नोलॉजीज़ रही होंगी, उसके 5 साल के बाद और रही होंगी, फिर 5 साल बाद और रही होंगी, अब कुछ और एडवांसमेंट हो गई होगी। तो कितना फ़र्क पड़ गया है पहले 15 साल पहले और आज में? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या डायग्नोसिस की बात करते हैं? आप किस चीज़ की बात करना चाहेंगे आप? तीनों की अगर हम बात कर सकें तो? देखिए टेक्नोलॉजी में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। जो डिसीज़ पहले नहीं ट्रीट कर पाते थे,
लिमिटेड दवाइयों की वजह से। उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ गए, मेडिसिन भी आ गई, मशीनें भी आ गई, लेजर्स भी आ गए, और उसमें बायोलॉजिकल्स भी आ गए, रिसर्च ड्रग्स आ गए। तो 15 साल में तो बहुत ही ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। कह सकते हैं कि मेरे से पहले, यानी जो मेरे गुरुजी लोग बताते हैं कि उनके लिए 2 या 3 दवाई होती थी, उसी से सब कुछ ठीक करना पड़ता था। अब आज के डेट के सिनेरियो में स्किन को देख के रिसर्च होती है, स्किन में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए उसके लेके रिसर्च होती है, और स्किन केयर के लिए अलग से प्रोडक्ट आने लगे हैं। जो स्किन डिसीज़ आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, तो उनके लिए लेज़र्स आने लगे हैं। जो स्किन डिसीज, जो इंजेक्शंस आने लगे हैं, नई-नई रिसर्च ड्रग्स आने लगी हैं, बायोलॉजिकल्स आने लगे हैं, जो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स या रिजल्ट दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में आपके लिए अगर कोई सबसे बड़ी कोई चैलेंज आता है, तो वो चैलेंज क्या है? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं, या फिर जो दूसरों से पूछकर या रील्स को देखकर ही कुछ वो चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं। आपने बताया इसमें पहले कि वो रेजिस्टेंस को अपनी ख़त्म करके आते हैं। वो आपके लिए बड़ा चैलेंज है, या फिर उनकी नो हाउ बिल्कुल ज़ीरो है, वो चैलेंज है? क्या चैलेंज है? देखिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, नीम हकीम खतरे जान। जी। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आती है, जो पेशेंट आता है वो अधूरा ज्ञान लेके आता है, और फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से वो देख के आता है कि क्या इसका ये इलाज पॉसिबल है। वो डॉक्टर को कम फॉलो करता है, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। जी, जी। ये सिर्फ हम स्किन में नहीं बोलते, सारी बीमारी में बोलते हैं। जब डॉक्टर से इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि अब वो इफेक्ट कम जानना चाहता है, वो साइड इफेक्ट ज़्यादा जानना चाहता है। साइड इफेक्ट देखते हुए प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये साइड इफेक्ट आप में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपको इस दवाई की ज़रूरत है और आपको इसको ठीक करना है, तो मैं ये बताऊँगा कि आपको ये दवा दी जा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आपकी स्थिति को देखते हुए। अब पेशेंट ये कहता है कि सर मुझे ये दवा नहीं लेनी है। अब जब उसको वो दवा नहीं लेनी, तो हम बीमारी से ठीक करेंगे। राइट। क्योंकि उसके को लेके वो पढ़ के आया है कि इसमें ये साइड इफ़ेक्ट है। अब वो साइड इफ़ेक्ट, अगर या तो इलाज मत करो, इलाज करना है तो बिना साइड इफ़ेक्ट के कोई इलाज नहीं होता। दुनिया की कोई भी पैथी बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं होती है, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक। आप डॉक्टर को हैंडओवर कर दो कि वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो साइड इफ़ेक्ट्स का ख्याल रखेगा, तो वो बेहतर इलाज कर पाएगा, बजाय इसके कि आपको ये चाहिए कि ये इलाज मेरा करिए। वो हो सकता है आपके लिए नहीं बना हो, आपके शरीर उसको अलाउड ना करते हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं करते हो, और वो लंबा हो। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि पेशेंट बोलता है कि साहब हम ये नहीं करेंगे, अब दूसरा इलाज बताओ। एक सीधा रास्ता जा रहा है, मुझे वो रास्ता छोड़ के साइड रास्ते से जाना होगा, तो वो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे नहीं पता। अच्छा सर, आपके पास बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो मेजर 3, अगर हम बात करें कि आपके पास ये 3 केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो वो कौन से 3 ऐसे केसेस होते हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पे आते हैं आज की डेट में, अगर हम दिल्ली के सिनेरियो की बात करें, तो हेयर फॉल का इशू बहुत बड़ा है। हाँ, हम पॉल्यूशन कह सकते हैं, हम यहाँ स्ट्रेस कह सकते हैं, या खान पान कह सकते हैं। जी। दूसरे नंबर पे आता है एक्ने, मुहासे। जो पहले हम मुहासे देखते थे वो 20-25 साल से कम उम्र के देखते थे। आज की डेट में 45 साल की महिलाएं भी हमारे पास एक्ने की प्रॉब्लम लेके आती है। जी। तीसरा, फेस को पे पिगमेंटेशन, और बोल सकते हैं कि एजिंग को लेके पेशेंट बहुत परेशान रहता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको होगा। अगर आप उसको ज्यादा छेड़ोगे तो जल्दी होगा। अच्छा। ठीक है। पिगमेंटेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता जब तक आपने उसको छेड़ा ना हो। अच्छा। झाइयाँ कभी किसी की ठीक नहीं होती, हम अच्छा। उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 3 समस्या हमारे यहाँ में है सबसे ज्यादा। सबसे पहले हेयर फॉल, दूसरे नंबर पे बाल, वो चेहरा मतलब मुहां से, तीसरे नंबर पे एजिंग या पिगमेंटेशन। ठीक है। जैसे आपने बोला कि एक्ने, एक्ने भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है, केस आते हैं आपके पास। तो आपने ये भी बताया कि पहले आपके पास आते थे 25 साल से नीचे की उम्र के। तो क्या इन दोनों में, मतलब टीनेजर्स की बात करें या 25 साल से नीचे वालों की बात करें, या फिर 45 साल की या उससे बड़ों की बात करें, क्या उन दोनों की ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है? देखिए, अगर 20-25 साल से कम बच्चे आ रहे हैं, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्ने, यानी कि वो नॉर्मल है, होता है। अब जब 30-35-40 साल की उम्र में जो आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्ट्स की वजह से।
आज की डेट में हर कोई इंसान अलग शॉपिंग कर रहा है अपनी बॉडी प्रोडक्ट्स के लिए। हम बालों के लिए अलग धोने के लिए है, फेस को अलग धोने के लिए, बॉडी को अलग धोने के लिए, जेनेटिक्स को धोने के लिए अलग। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, मैं हर किसी से कहता हूँ, पेशेंट से भी कहता हूँ, पहले एक सोप होता था, सब उसी से नहाते थे, उसी से बाल धोते थे, उसी से चेहरा धोते थे, वो ज्यादा अच्छा था। अब अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मार्केटिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बता दिए गए कि यहाँ के लिए ये अच्छा है, वहाँ के लिए अच्छा है, तो उसके सब साइड इफेक्ट है। अच्छा। वो क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, आज जितना आपने सुना होगा फेसबुक पे ये है, वो हमारी बुक्स भी कहती है कि ऐसा लिखा हुआ है कि करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए ये आपको नहीं पता है, वो डॉक्टर बताएगा। तो कुछ भी लिया, जो ब्रांड दिखा लेगा, जो आपकी पॉकेट रेंज में दिखा, महंगा से महंगा लगा के ट्राई कर लिया, छोटे से छोटा लगा के ट्राई, उसके साइड इफेक्ट कहाँ ले जाएंगे। एक्ने होने का सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकेज। ठीक है। और दिन में 4 बार आप 4 तरह की चीजें लगा लगा के अपने पोर्स को ब्लॉक कर रहे हो, तो वहां से तो लेंगे ही ना। राइट। तो एक्ने की समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग कुछ ना कुछ फेस पे लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, और जो मिल रहा है वो लगा रहे हैं, जो महंगा मिल रहा है वो भी लगा रहे हैं, जो सस्ता मिल रहा है वो भी लगा रहे हैं, पर लगा सब रहे हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया कि फेस पे जो फेस वॉश होता है एक अलग हो गया, क्रीम होती है वो अलग हो गई, बट आजकल सेरम का बहुत हो गया है। कोई विटामिन सी का लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, वो भी स्किन टाइप की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सीरम हो, चाहे विटामिन सी सीरम की बात कर लेते हैं, कितना लगाना है, लगाना है नहीं लगाना है, कब लगाना है, और लगाने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो स्किन डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आपने लिया और लगाया, कितना लगाना, लगाना नहीं लगाना है, कब लगाना है, और क्या साइड इफेक्ट है, कुछ नहीं पता। फिर स्किन खराब करके आओगे तो फिर डॉक्टर के पास अब इसको ठीक करो। ठीक है ना। तो क्या लगाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर डर्मा वाले के पास विजिट होगी तो आपको ये जानना है कि हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। रोजेशिया होता है, रोजेशिया होता है। रोजेशिया जी, मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा था। तो वो क्या चीज होती है और उसको ट्रीटमेंट में लाने के लिए क्या 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 किया जा सकता है? देखिए, रोजेशिया एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली जेनेटिक मिलती है। अच्छा। 2 तरीके से होती है, एक तो जेनेटिक होती है, एक खुद ही बनाई गई होती है, मतलब कुछ लगा के खराब करा के। जो जेनेटिक होती है उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम है, कोई भी दवाई आज की डेट में 100% रिजल्ट नहीं देती। दवाइयाँ भी हैं, लेजर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। लेकिन उसके, आप एक्ने की बात करें, आप रोजेशिया की बात करें, किसी की भी बात करें, सब में ग्रेडिंग सिस्टम है। अच्छा। किस ग्रेडिंग पे क्या देना है वो निर्धारित है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। रोजेशिया के पेशेंट्स को खास सलाह ये है कि कुछ भी अपने आप से नहीं लगाना। अच्छा। जो डॉक्टर बोलेगा वो लगाना है। सही नहीं कर सकते, चांसेस कम होते हैं ठीक होने के, नहीं ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होते, होते भी हैं, चांसेस कम होते हैं ठीक होने के, तो उसको खराब नहीं करें, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं। और सर, रोजेशिया में होता क्या है, मतलब वो फेस पे ही होता है या बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है? मेनली फेस पे ही होता है, आपके टी जोन पे होता है। उसमें आपकी फेस जो है रेड हो जाता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, स्कारिंग छोड़ के जाते हैं, और उसमें नाक, आपने देखा होगा कुछ अंग्रेजों की नाक जो होती है मोटी सी होती है ना, हाइपरट्रॉफिड नाक, वो हाइपरप्लेजिया हो जाता है नाक का, और ओवर द टाइम ये बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे उसमें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको टी से भी, किसी को टी से एग्रीवेट हो जाएगा, किसी को धूप से हो जाएगा, कोई गुस्से में आएगा तब हो जाएगा, बहुत सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर है उसके अंदर। अच्छा। अब एक सवाल मेरे दिमाग में एक और आता है कि ऐसे कोई लक्षण होते हैं जो लोगों को जल्दी पहचान लेने चाहिए स्किन को लेकर, जो वो शायद जल्दी नहीं पहचान पाते, तो ऐसा कुछ होता है जो जल्दी? देखो, अगर लक्षण की बात करें तो स्किन का पहला लक्षण है खुजली। अच्छा। जो सबसे कॉमन है। अगर आपको खुजली की कोई भी बीमारी हो रही है स्किन की, सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट, वो खुजली हजारों तरीके से हो सकती है। स्किन में 2 लक्षण सबसे ज्यादा है, एक तो जलन और खुजली। आपकी स्किन में कहीं पे भी कुछ भी होगा तो पहले खुजली होगी या जलन होगी। अच्छा। उसके बाद आगे क्या हो सकता है, उसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी ट्यूब लगाने से खराबी होता है। ज्यादातर लोग ये भी मान के चलते हैं कि शायद हमारी स्किन ड्राई हो रही है, जैसे आजकल के मौसम में, तो स्किन ड्राई हो रही है तो चलो थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा के देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर्स की और बॉडी लोशंस की, तो अलग अलग
कंटेंट्स उसमें दिए गए, अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से दिए और आपकी अलग अलग डिसीज के हिसाब से दिए। ठीक है। अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर बिना डॉक्टरी सलाह के लगाना है ना, सबसे बढ़िया कोकोनट ऑयल है। अच्छा, ठीक है। बिना उसके अलावा कुछ भी बिना सोचे समझे ना लगाएं। कोई भी मॉइस्चराइजर उठा के ना लगाएं, कोई भी क्रीम उठा के ना लगाएं, साइड इफेक्ट दे सकती है। आप समझिए कि टीवी पे दिखाते हैं चोट लगी डिटॉल लगा लो, सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास डिटॉल से जलने के आते हैं। चोट का निशान कम होता है, जले का निशान ज्यादा होता है। जले का निशान ज्यादा होता है। और सर कई लोग कुछ फेस मास्क भी लगाते हैं, जैसे कि चॉकलेट वाला हो गया या कुछ और हो गए, क्या उनके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? वो भी स्किन टाइप के हिसाब से होते हैं? बिल्कुल जी। अगर देखिए जिसकी स्किन नॉर्मल है और मतलब मान लो किसी स्किन ड्राई है, वो कुछ भी मॉइस्चराइजिंग वाली लगा लेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जिसकी किसी की पिंपल प्रोन स्किन है, उसने थोड़ा भी मॉइस्चराइजर लगा लिया उसके पिंपल हो जाएंगे। कोई चीज आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही, मान लो फेस में आपको एलर्जी हो सकती है, आपने लगा लिया तो हो जाएगा एलर्जी। जी जी बिल्कुल। तो एलर्जी से बचने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ भी ना लगाएं, हमेशा पूछ के लगाएं। मैं हर बार यही कहता हूँ, पूछ के लगाएं। कोई हर आदमी की स्किन अलग तरीके की होती है और वो डॉक्टर देख के ही बता सकता है कि ये स्किन में ये बेहतर रहेगा आपको। क्योंकि आज की डेट में सच्चाई तो यही है कि 90% स्किन खराब करके ही आ रहे हैं। कोई सीधे नहीं पूछने आता कि सर ये बीमारी हो गई हमें ठीक करो। हम एक्सपर्ट हो गए बिगड़ी हुई डिसीज के। वी आर नॉट स्किन स्पेशलिस्ट नाउ, वी आर बिगड़ी स्किन स्पेशलिस्ट नाउ। मतलब उसने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सबसे इलाज करा लिया, केमिस्ट से इलाज करा लिया, अपने घर में जितनी ट्यूबें थी, चाहे एक्सपायर्ड थी चाहे नॉन एक्सपायर्ड थी, सब लगा ली। उसके बाद पूरी स्किन को खराब कर लिया, फिर हमारे पास आएगा कि सब ये ठीक भी कर दो, इसका निशान भी ना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि स्किन शायद हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और हम उसी के साथ सबसे ज्यादा खेलते हैं। और उसमें जो दिखता है वो दिखता है। हाँ, उसमें जो दिखता है, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स तो छुपे हुए हैं इसी स्किन के नीचे। आप अगर सिगरेट पी रहे हैं, आपके लंग्स को नुकसान हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। हाँ। स्किन में दिखता है कि नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और सर एक्जिमा और सोरायसिस ये क्या होते हैं? ये बहुत कॉमन होते हैं, बट ये इनका कारण क्या होता है? और देखिए एक्जिमा अलग है, सोरियासिस अलग है। अब दोनों चीजें एक सी नहीं है। सोरियासिस हम कह सकते हैं एक जेनेटिक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एक्जिमा के बहुत सारे कारण हैं, कुछ लगाने से हो गया, ड्राई स्किन की वजह से हो गया, या आपने किसी चीज को लगाते लगाते एक्जिमा कन्वर्ट कर लिया। एक्जिमा ट्रीटेबल है। अच्छा। सोरियासिस ट्रीटेबल नहीं है। और जो चीज वो एग्जाम में नहीं होता था, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको ज्यादा लंबा लिखा जाता था। अब सोरियासिस में सबसे ज्यादा इलाज है। अच्छा। चाहे एलोपैथ में कर लो, चाहे होम्योपैथिक में बात कर लो, चाहे आयुर्वेद में बात कर लो, सबसे ज्यादा इलाज जो होते हैं वो सोरियासिस में होते हैं। और सच्चाई तो ये है कि सोरियासिस किसी की ठीक नहीं हो सकती। मैं अपनी प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान रखता हूँ कि पेशेंट को कम से कम दवा पे रखता हूँ, उतना रखता हूँ जितना उसका कंट्रोल है। खत्म नहीं हो सकती ये मैं पहले दिन से बता देता हूँ, आखिर तक भी ये मान के चले सोरियासिस किसी की खत्म नहीं हो सकती। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं साहब आपने हमारी 10 साल से आपने इलाज करा, 10 साल से सोरियासिस नहीं हुई। मैंने कहा हो सकता कल हो जाए। हाँ, होने के लिए 20 साल भी ना हो, लेकिन 21वें साल की गारंटी नहीं है। मतलब उसके सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो कभी भी जाग सकते हैं। सोरियासिस एक सेल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जिसमें आपके सेल जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो स्किन आपकी जल्दी देर जिस टाइम में बननी चाहिए उससे पहले बन जा रही है और वो झड़ रही है। तो उसके साथ आपने कुछ भी किया, अब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि हम सोरियासिस ठीक कर लेंगे, लेकिन दोनों का बेसिक टेक्नोलॉजी ये है कि वो बेसिक फंडा ये है कि अब वो पहले बीमारी को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। जो चीज खत्म नहीं हो सकती तो हम उसको क्यों पीछे पड़ेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे। अब जितने भी सोरियासिस के पेशेंट होम्योपैथिक आयुर्वेदिक खा के आते हैं उनमें हमें ज्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम उनकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक खत्म कराते हैं ताकि वो चीजें नॉर्मल हो, हमारे लायक हो, तब हम उनको कंट्रोल कर पाए। यानी कि जो इसके ओवर द काउंटर जो उपचार मिल रहे हैं सब बेकार है, कोई मतलब सब खराब करके फिर हमारे पास आओगे। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप उसको खराब नहीं हो रहा है, लेकिन किसी दिन भी खराब हो सकता है। सर करंट समय में नॉन इन्वेजिव डर्मेटोलॉजी बेस्ड ऐसे कौन से इलाज आ रहे हैं अब, या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर अब हमें हम समझ सकते हैं कि कुछ काम हो सकता है? या देखो लेजर्स में
पिछले 10 साल से हूँ। जी मैं 2 लेज़र सेंटर चलाता हूँ जी और मेरे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मशीन्स, बेस्ट कंपनी की मशीन्स हैं और लेज़र्स में जो भी हो सकता है वो मेरे पास होता है। हम्म, लेज़र्स आर द फ्यूचर ऑफ डर्मेटोलॉजी। ओके आने वाले समय में हर चीज़ का इलाज लेज़र से होगा। हम्म, दैट इज़ नॉन इन्वेंसिव ऑल्सो। हम्म, वो आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देगी। हम्म, आपको पता है कि क्या कर रहे हैं और आपको पता है कि उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मान लो आपको स्कार है, हम्म, तो आज भी स्कार्स के लिए हम बेस्ट जो है वो लेज़र ही मानते हैं। ओके पिगमेंटेशन के लिए भी हम बेस्ट को लेज़र ही मानते हैं। आपके बर्थ मार्क है, लाल रंग का है या काले रंग का है, हम्म। हम उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं लेज़र द्वारा। सर अगर ये चीजें हो सकती हैं तो वे छाइयाँ क्यों नहीं जा सकती? यही बात मैंने आपसे बोली थी ना। उस समय मैंने आपसे कहा कि सब कुछ खत्म कर सकते हैं झाइयों की जरूरत। झाइयाँ जो होती हैं वो हार्मोनल होती हैं। अच्छा हम उसको खत्म नहीं, ऐसा नहीं खत्म नहीं कर पाएंगे, हम कर देंगे, लेकिन हार्मोन्स तो नहीं छेड़ सकते आपके। हाँ हार्मोन्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो तो इंटरनल आपके हैं। हाँ तो हार्मोन फिर गड़बड़ाएंगे, फिर झाइयाँ हो जाएंगी। हम पिगमेंटेशन खत्म भी कर दें फिर से आ जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स आपके गड़बड़। एक सर हम बार बार सुनते हैं कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, कुछ बोटॉक्स हो गए या फिर डर्मा फिलर्स हो गए, तो उसका इलाज में क्या रोल होता है और उस इलाज के साथ साथ उसके क्या साइड इफेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले बात करते हैं बोटॉक्स की। जी बोटॉक्स एक बोटुलिज्म टॉक्सिन है। बोटॉक्स एक ब्रांड है, असल में वो बोटुलिज्म टॉक्सिन है। जी वो मसल को रिलैक्स कर देगा। एक बार आपने लगाया तो उस एरिया की मसल को 4 to 6 मंथ्स के लिए वो रिलैक्स कर देगा, मतलब वो काम नहीं करेगी एक तरीके से। अच्छा तो उसको हम रिंकल्स के लिए यूज करते हैं। जो ऊपर की ये लाइनें आ रही है जी इसमें जी लगा दिए तो आप ऊपर भी करेंगे तब भी ये लाइनें नहीं आएंगी। अच्छा तो एक तरीके से उस मसल को वो पैरालाइज कर देगा कुछ निश्चित समय तक के लिए। अच्छा उसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम यूं ये कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ये लाइन आ रही है या ये लाइन आ रही है या हमारे यहाँ पे जो ड्रूपिंग हो रही है, तो वो बोटॉक्स के द्वारा या बोटोलिज्म टॉक्सिन के द्वारा हम करते हैं। डर्मल फिलर जो है वो एक तरीके से फिल करने वाली चीजें है। मान लो ये है, हमें भरना है इसको, लिप्स को ऊपर करना है, लिप्स को नीचे करना है, हमें चीजों को थोड़ा स्किन को टाइट करना है, ऊपर ले जाना है, साइड में करना है, वो फिलर्स है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसको करने के लिए सिर्फ डर्मा वाले करते हैं। अच्छा ऑथोराइज तो डर्मा वाले ही है। करने के लिए हिंदुस्तान में सब कर रहे हैं, तो सब सब बोले ये सब, ये बहस का विषय है कि डेंटल वाले कहते हैं हम करेंगे, प्लास्टिक वाले कहते हैं हम करेंगे, स्किन वाले कहते हैं हम करेंगे। लेकिन बाकी वर्ल्ड में बात करें तो अधिकतर ये मेन डोमेन जो है वो स्किन वालों का है। साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने किसी क्वालिफाइड पर्सन से नहीं कराया और उसने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया तो उसके साइड इफेक्ट लंबे जा सकते हैं। कैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? मान इसमें जोन है, उस जोन को टच नहीं करना। अच्छा वो आपकी वेन्स को, नर्व्स को खराब कर सकते हैं, आपके परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये क्वालिफाइड पर्सन को पता होता है कि किसको छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना है। क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपने बोला बोटॉक्स जो है वो कुछ समय के लिए उस सेल को या फिर उस मसल को पैरालाइज कर देता है, अगर ये गलत जगह पे हो गया तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे भी आ सकता है? नहीं, वो उसी एरिया में ही खराब करेगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो गलती से वेन में लग गया तो? हाँ होता है, वो परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। फिलर्स में होता है, अगर आपने वेन में डाल दिया हाँ तो लाइफ टाइम के लिए, आपको जिंदगी के लिए उसमें नुकसान हो सकता है। और ये साइड इफेक्ट है उसका। और उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन्स पे भी जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपने जिस मसल पे काम कर रहे हैं उस पे साइड इफेक्ट देगा। जिस वेन को आपने टच करा वो वेन खराब हो जाएगी, जो नर्व को खड़का छेड़ा है वो नर्व खराब हो जाएगी, बाकी ऑर्गन्स को नहीं करेगा। बट लॉन्ग रन में वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए देखिए, एक नीड है। अगर हम बात करें आज की डेट में, फेस इज द प्रेजेंटिंग एरिया, मतलब आप जाता है आदमी अपने फेस से ही पहचाना जाता है। तो सबको अपना फेस अच्छा चाहिए और नोबडी वांट टू एज, मतलब किसी को अपनी उम्र बढ़ती दिखनी चाहिए। तो इसके चक्कर में सब लोग ले रहे हैं बोटॉक्स फिलर, सब ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी लें तो क्वालिफाइड पर्सन से लें, जिसको इसकी जानकारी है उससे लें, ऐसे किसी से ना लें। और कभी भी पैसा बचाने के चक्कर में किसी से सलाह ना लें। क्या सर इसके लिए कोई लाइसेंस भी चाहिए होता है? इसमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता, इसमें डिग्री चाहिए होती है। डिग्री चाहिए होती है, क्योंकि मैं जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मान लो हम बोटॉक्स की बात करें, वो खुद डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, खुद ही सर्टिफिकेशन करते हैं उसका। अच्छा
आप डर्मा हो, एमडी डर्मा हो, आपको वो आपको ट्रेनिंग कराएंगे प्रॉपर, कई लेवल्स पे ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देंगे कि यू आर ऑथराइज्ड टू डू दिस। पर सर जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई होता ना कि सलून खोल के बैठे हुए हैं, या फिर कोई स्किन केयर नहीं, जहाँ डॉक्टर नहीं है, बट जैसे होता ना कि कॉस्मेटिक का होता है, जैसे आप वहाँ पर जाके सलून वाला काम भी कराते हो, स्किन केयर भी थोड़ा बहुत करा लेते हो, तो वहाँ पे भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है, ये स्किन का भी काम, देखिए ये साहब, ऐसा बोटॉक्स भी है, हो रहा है। कहानी क्या है कि 1000 केस आपने करे, कुछ नहीं हुआ, हाथ साफ है, हाँ, एक केस खराब हो गया, सब कुछ सब चला बराबर हो जाएगा। जाता है। हाँ तो हर गली में खुल रहे हैं, हाँ। जब बिगड़ता है तो हमारे पास पेशेंट आता है, फिर हम उसको संभाल लेते हैं, जो संभालने लायक है वो संभाल लेंगे, जो बिगड़ गया उसका क्या करेंगे। कोई इतना भी बिगड़ सकता है जो संभाला ही ना जाए। बिल्कुल, अगर वेन में चला गया फिर तो नहीं संभाला ना जाता ना हो होगा। गया। कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास? बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है, हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है कि हाँ, गलत इंजेक्शन लग गया तो दिक्कत हो गई। और सर इसमें कोई लॉ कुछ कहता है क्या? लॉ में खुद अभी ये है कि किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए, हिंदुस्तान में लॉ भी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है ना। अच्छा। शायद हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा लॉ है और कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। तो अभी भी डिफाइंड नहीं है कि कौन सी चीज किसके लिए है। हेयर ट्रांसप्लांट पे भी ये बात चलेगी, डेंटल करेगा कि स्किन स्पेशलिस्ट करेगा कि प्लास्टिक सर्जन करेगा। अभी ये फिलर्स पे भी है कि डेंटल वाला करेगा कि स्किन वाला करेगा, कि स्किन का डोमेन है कि प्लास्टिक सर्जन का डोमेन है। ये अभी भी डिफाइंड नहीं है कि प्लेन एमबीबीएस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बाहर की कंट्री में हर एक लेवल पे ट्रेनिंग है, और हर लेवल पे सर्टिफिकेशंस के बाद ही आदमी इस प्रोसीजर में जा सकता है, आफ्टर प्रॉपर क्वालिफिकेशंस। जो भी डेडली प्रोसीजर्स हैं, जो भी हार्मफुल प्रोसीजर्स हैं, उसमें क्वालिफिकेशंस हैं एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। हिंदुस्तान में कुछ ना तो पब्लिक को इतना पता है, ना पेशेंट को पता है, ना लोगों को पता है कि हमें पूछ के जाना चाहिए या हमें कहाँ जाना चाहिए। यहाँ तक भी है सर कि यहाँ पर तो लोग अपने ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं और बहुत कामयाब भी हो जाते हैं, पर कामयाब से कामयाब लोग भी अगर बाहर चले जाएं तो उनको पहले कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करना पड़ता है। तो वहाँ पे लॉ हार्ड है, लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आज भी मुझे भी किसी भी कंट्री में जाना पड़े तो मुझे वहाँ का पहले मुझे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डिग्री होने के बाद भी। और यहाँ पर तो बिना डिग्री के लोग सब काम कर ले रहे हैं ना। बिल्कुल सही है सर। एक सवाल और है मेरे मन में, जो एट होम स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं वो सही हैं या फिर ये काम प्रोफेशनल्स पे ही छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे कंपनीज हेयर रिमूवल के लिए होम सर्विस दे रही है। मुझे याद आया, किसी ने Skin मुझे से- बताया था लेजर की भी होम हाँ, सर्विस अब देती यही है। बात समझिएगा जी। बहुत सारी कंपनीज आ गई है कि हम एट होम आपको मैं दूंगा, जिस लेजर केयर, मतलब कोई आएगा, 2 टेक्नीशियन आएंगे, आपके हेयर वो करके हेयर रिमूवल चले जाएंगे या पिगमेंटेशन का इलाज करके चले जाएंगे। बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास, पेशेंट जल गया, पेशेंट को पिगमेंटेशन हो गया। अब जो एक्चुअल अच्छी कंपनी की मशीन है उसको मैं यहां से यहां नहीं हिला सकता। अगर मैं यहां से यहां हिलाता हूं मशीन को तो उसकी सारी सेटिंग गड़बड़ जाती है। वो अपनी जगह पे जहां रखी है वहीं रखी, हम वहां से बेड हटा सकते हैं, टेबल हटा सकते हैं, उस मशीन को भी नहीं हिलाते। जब आप मशीन लेके कैरी करके इधर कहीं लेके जा रहे हो तो उसकी सेटिंग गड़बड़ जाएगी, तो वो बर्न कर सकती है। फिर किसी सेंटर पे आप लेने जा रहे हो लेजर, तो वहां पर स्किन स्पेशलिस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एनर्जी वो बताएगा कि इतनी एनर्जी देनी है, ये स्किन टाइप है, यहाँ पर इसको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, अगर कुछ हो जाएगा तो ये संभालेगा। वहां पर घर पे जाके जो इलाज कर रहा है उसको कुछ नहीं पता, यानी वो सिर्फ टेक्नीशियन है, वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर घर जाके लेजर करेगा नहीं अपनी बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जाता है, ट्रीटमेंट करके चला जाता है, और अगर आपका स्किन जल भी जाएगी तो आपको शाम तक पता चलेगा, मतलब 4-5 घंटे बाद। हाँ, उस टाइम तो हर कोई कहता है कि रेडनेस है। हाँ, तो बहुत सारे केसेस इधर बड़े हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पेशेंट जो मेरे से ट्रीटमेंट लेते थे उन्होंने होम सर्विस ली, बर्न हुए, लेकिन कोई लॉ ही नहीं है इसको लेकर इंडिया में। किस पे दावा करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई तो पकड़ में आएगा नहीं।
कोई खास लॉ नहीं है, कुछ लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कंपनसेशन भी देने को रेडी नहीं है। आपका आदमी भी कौन सोचता है कौन बवाल में पड़े, और आखिर में आएगा हमारे पास, हम ठीक कर लेंगे तो सोचता है छोड़ो जाने दो। यानी कि फिर वही बात आ गई कि आपको टेक्नीशियंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको वहीं जाना है जहां पर जहाँ डॉक्टर्स हो, जहां डॉक्टर है। वो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो। लेजर सेंटर भी मैं देख रहा हूँ कि कई होम्योपैथी डॉक्टर्स ने खोल लिया है, कई डेंटल डॉक्टर्स ने खोल लिया है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी नहीं है। स्पेशलिटी नहीं है। भाई अगर कुछ बर्न हो गया, कोई स्कार हो गया, कुछ हो गया, कितनी एनर्जी देनी, कितनी एनर्जी नहीं देनी, कौन सा लेजर देना, कौन सी टेक्नोलॉजी इस पेशेंट में यूज होगी, ये स्किन का डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। सर जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो ऐसे वाले जो सेशंस होते हैं वो सारे के सारे आप खुद करते हैं या आप भी देखिए technician करते से करवाते टेक्नीशियन हैं, लेकिन कोई भी टेक्नीशियन करने से पहले एनर्जी मुझसे हैं? आपसे कंसल्ट करते हैं? कंसल्ट करेगा। कितनी एनर्जी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, कौन से एरिया में देना है, क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं, क्या क्या सैनिटाइजेशन उसको ध्यान रखना है, सब चीजें हमारे एग्जामिनेशन में होती ओके, मतलब पहले वो आपसे पूरी इस बारे में बात होती है और आपकी है, गाइडेंस में ही होती है। guidance कुछ में हो भी जाता है तो आई एम देयर। हाँ, तो मतलब आपकी आपकी प्रेजेंस में ही होता है जो हम होता है। हम हर चीज सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए ही इलाज देते हैं। किस में देना है नहीं देना है, ये भी हमें हमारे हाथ में होता जैसे कि हमने पहले बात की थी कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो स्किन कैंसर भी होता है। उसके बहुत ही कॉमन कुछ अगर हम सिम्टम्स बता सकें तो थोड़े से वो उस पर रोशनी डालें प्लीज। है। देखिए सबसे ज्यादा पेशेंट हिंदुस्तान का स्किन कैंसर से डरता है। मतलब दो ही बीमारी हैं जिससे लोग डर के आते हैं, स्किन और HIV। अब मजे की बात यह है कि स्किन कैंसर इंडियन स्किन में नहीं मिलता। रेयरली हमने एक या दो केसेस देखे होंगे जो उसको स्किन कैंसर हुआ है। अदरवाइज हम लोगों की स्किन वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेलानिन है। हमारी जो स्किन टाइप है, जो हमारा स्किन कलर है, उसमें कैंसर की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अच्छा, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर ये कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। सॉरी, बहुत रेयरेस्ट चांसेस हैं आपको स्किन में कैंसर होने के, क्योंकि आप इंडियन हैं। इनफैक्ट हम इंडिया के बाहर जितनी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो 50% लेक्चर होते हैं वो स्किन कैंसर पे होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काम के नहीं होते, ओके, क्योंकि इंडियंस में स्किन में कैंसर मिलता ही नहीं। कुछ ही स्पेसिफिक डिसीज है जो जेनेटिक भी हैं, उसमें पेशेंट को जल्दी भी हो जाता है, वो जल्दी मर भी जाता है। लेकिन ऐसे अगर हम देखेंगे आम केसेस में, आपके भी किसी रिश्तेदार में, आपने आपके जानने वाले में, आपने कितने लोगों को सुना कि वो स्किन कैंसर से मरा? आज तक तो नहीं सुना। इसलिए स्किन के कैंसर से बेफिक्र रहें। अच्छा, रेयरेस्ट चांसेस हैं इंडियन स्किन में कैंसर होने। तो इस मामले में हमें इंडियंस को प्राउड होना चाहिए। वी आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड है और इसलिए हमारी स्किन बेस्ट मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोगों को गोरा होना है, निग्रोस को इंडियन होना है, कॉकेशियंस को इंडियन होना है, हम इंडियन से उसकी इज्जत नहीं करते। क्या हम मेलानोमा और अलग तरह के स्किन कैंसर के बारे में बात कर सकते हैं वैसे, इवन दो हम इंडियंस में नहीं हैं? हाँ, हम बात कर सकते हैं। देखिए कोई भी मोल है जो जिसमें से पानी निकल रहा है, वो जो बड़ा हो रहा है, उसमें जख्म है, वो ठीक नहीं हो रहे, वो कैंसर को सिग्निफाई करता है। उसमें आप तुरंत ही अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो उसको बायोप्सी करके और उसको जांच के लिए भेजेगा इसमें कैंसर है नहीं है। अगर उसमें कैंसर निकलता है तो आगे का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि इंडियंस को नहीं होगा। इंडियंस का नहीं होता। पर हमारे साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हस्बैंड जो है वो इंडियन है, वाइफ बाहर से आई है, तो उसे हो सकता है, और अगर उनका बच्चा होगा तो क्या उसे भी हो सकता है? देखो वो डिपेंड करता है उसके बॉडी में मेलानिन कितना है। हाँ, बच्चा किस साइड गया है, कॉकेशियन साइड गया है कि इंडियन साइड गया है? ठीक है, हमारे को पूरा प्रोटेक्ट किया गया है मेलानिन द्वारा, तो हमें चांसेस कम है कैंसर होने। और सर ऐसी कोई, वैसे तो आपने पहले क्लियर कर दिया कि इंडियंस में नहीं होता, बट ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं, कोई ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो फिर भी करने चाहिए? जैसे मैंने बात की हस्बैंड इंडियन है, वाइफ बाहर से है, तो क्या उनके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं ऐसे कपल्स के लिए? देखिए सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि जितने फेयर साइड हो गए उनको ये सब चांसेस ज्यादा होते हैं, जितने डार्कर साइड होंगे उनको चांसेस कम होंगे, ये मान के चलिए। चलिए ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में कोई मोल या कोई ऐसी चीज है जो नॉन हीलिंग है बहुत समय से, उसमें पानी निकल रहा है, उसमें जख्म सूख नहीं रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उसमें जो बेस्ट होता है उसमें हम बायोप्सी करते हैं, उसका चमड़े की टुकड़ा निकालते हैं, जांच के लिए भेजते हैं, उसमें कंफर्म करते हैं कि ये बीमारी क्या है। ओके, तो ऐसा कुछ भी आपकी बॉडी में जो नॉन हीलिंग साइड हो, चाहे वो कैंसर हो चाहे ना हो, आप उससे बहुत समय से परेशान हो,
बेटर स्किन स्पेशलिस्ट पर जाइए, उसको सही डायग्नोज करिए या सही ट्रीट करें। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिए। नहीं करना। और सर एक एक मेरा क्वेश्चन और है, बहुत से लोगों को स्किन टैग्स होते हैं, ठीक है, खासकर फेस पे होते हैं, और वो बार बार होते हैं, वो पहले निकलवाते हैं, इस लेजर से निकलवाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, स्किन टैग का सिर्फ एक कारण है, चर्बी, ओके कोलेस्ट्रॉल या आपका फैट। ओके। अगर आप फैटी हैं, आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रहे ना, वो तो साइन एंड सिम्टम्स हैं। अच्छा। आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी में स्किन टैग्स निकलेंगे। और स्किन टैग से आपने बोला तो मुझे याद आया, बहुत सारे लोग शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। ये केमिकल लगा लो, वहां से वो केमिकल लगा लो, यहाँ से वो केमिकल लगा लो, ये केमिकल लगा के जला दिया, वो केमिकल। अब उसका जो जलाने का इलाज है, जलाने के बाद जो गड्ढा हुआ, जो निशान हुआ, उसका इलाज ज्यादा महंगा है, बजाय इसके कि वो स्किन टैग हम आपको 1 सेकंड में निकाल के बाहर निकाल सकते हैं। तो कभी भी स्किन टैग हो तो स्किन स्पेशलिस्ट पे जाइए, स्पेशलाइज्ड मशीन है, उसको निकाल देंगे। बजाय इसके कि आपने किसी ने कहा कि वहां से आप एक बड़ा आदमी केमिकल लगाता है, आपने बाहर से लेके ये लगा लिया। हर केमिकल का एक इंडिकेशन होता है, कहाँ क्या लगना है क्या नहीं लगना है। बहुत पेशेंट आता है इस चीज का कि ये केमिकल लेकर जला दिया, वो जला के और ज्यादा खराब कर लेता है। मान लो स्किन टैग तो इतना बड़ा है, उतना बड़ा गड्ढा करके। मैंने देखा है ये चीज, तो मैंने प्रैक्टिकली देखी है। हर कोई शॉर्टकट में जाना चाहता है, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। अब उसका जो इलाज कराना जाएगा गड्ढे का या कालेपन का, वो तो पूरा भी ठीक नहीं होगा, और वो उसका 10 गुना महंगा हो जाएगा। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अपने बारे में बताया कि आप स्किन देखते हैं, वीडी करते हैं, और साथ में डर्मेटोलॉजी भी, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखिए, मेरा कोर इंटरेस्ट जो है वो डर्मेटोलॉजी में तो है ही। मुझे मज़ा आता है कि मैं लोगों का ट्रीटमेंट करूं, कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही, मैं उनको कंट्रोल करूं या ठीक करूं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसको ये बताता हूँ, पहले पूरी तरह से समझाता हूँ कि बीमारी है क्या। जैसे मान लो आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन ही हुआ जी, तो मैं ये बताता हूँ कि देखिए, फंगल इन्फेक्शन आपको पहली बार तो क्यों हो रहा है, आपको क्या इलाज होना चाहिए, कितने समय तक होना चाहिए, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट। हम इतने समय तक आपको इलाज देंगे। मान लो आपको फंगल इन्फेक्शन हो, मैं आपको बताऊंगा, आपको 2 महीने का मैं इलाज दूंगा। 2 महीने में आपको मेरे पास 4 विजिट करनी है, और मैं 2 महीने में ठीक कर लूंगा। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जाके इसमें बाकी के इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। तो आप सबसे पहले डर्मेटोलॉजी में ये होता है कि हम बीमारी की सही जड़ पहुंचे, यानी कि हम बीमारी पे पहुंचे कि ये बीमारी है। अब उसके बाद हम देते हैं कि ये इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये इतने समय तक इलाज चलेगा। आप इतनी कोशिश करिए कि इतने दिन मुझ पे इतनी बार दिखा लीजिए। जो दिखा लेता है वो ठीक हो जाता, जो नहीं दिखा पाता फिर वो भटक के फिर से वही पे वापस आता है, बोला अब करिए, फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा जो मेरा कोर इंटरेस्ट है वो लेजर्स में है। पिछले 10 साल से, जब से लोगों ने लेजर सुना नहीं था, तब से मैं लेजर्स के साथ हूँ। मैं 2 लेजर सेंटर चलाता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा, और मैं आपसे आज भी यही करना चाहता हूँ कि लेजर आर द फ्यूचर ऑफ डर्मेटोलॉजी। मेरा सेंटर दिल्ली लेजर क्लिनिक के नाम से है, सबसे पुराना। हम 2014 से इसको चला रहे हैं। जो भी कंडीशन आप आज की डेट में बात करेंगे, सारी की सारी लेजर से ठीक होती है। आपको बाल उगाने हैं तो लेजर, बाल हटाने हैं तो लेजर, आपको पिगमेंटेशन हटाना है तो लेजर, आपको बर्थ मार्क हटाना है तो लेजर, आपको टैटू हटाना है तो लेजर, आपको स्कार्स कम करने हैं तो लेजर्स। बहुत सारी स्किन डिसीज जैसे सफेद दाग, उसके लिए हम लेजर दे रहे हैं। सोरियासिस के लिए हम लेजर दे रहे हैं। तो लेजर्स आर द फ्यूचर ऑफ डर्मेटोलॉजी, जिसमें आपका पिल बर्डन नहीं है, यानी आपको दवा नहीं खानी, सिर्फ लेजर से ठीक होना है। बहुत लोगों की हम लोगों ने लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। हम पेशेंट्स को उस लुक देते हैं, हम उसके कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि समाज को फेस कर सके। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट है मेरे पास जिसको बायलेटरल नीवस ऑफ ओटा है। अच्छा। वो केस मैंने पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट किया। वो थोड़ा सा उसको और मतलब आसान शब्दों में बताइए। उसका पूरा फेस काला था। अच्छा। काला, हरा और काला दाग था दोनों पूरे हिस्से पे। जी। और उसने पूरे हिंदुस्तान में इलाज करा लिया। वो एम्स भी हो आई, वो पीजीआई चंडीगढ़ भी हो आई। उसको मैंने 100% रिजल्ट दिए। ओके, ग्रेट। ठीक है। वो अपनी सही जिंदगी में 35 साल बाद आ पाई बिकॉज ऑफ लेजर्स। ओके। तो लेजर आने वाले समय में फ्यूचर है। कई आप समझिए कि आज को अगर वेट कम करना है तब भी लेजर्स दे रहे हैं, स्किन टाइट करनी है तब भी लेजर दे रहे हैं, फाइन लाइन रिंकल्स खत्म कर रहे हैं
तब भी लेजर दे रहे हैं, एंड दैट टू आर नॉन इन्वेसिव, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेजर्स के साथ खूबसूरती यह है कि लेजर की लेंथ, जो वेवलेंथ होती है, हमें पता है कि किस डेप्थ पे जाएगी, कहां तक जाके हिट करेगी और कितना रिस्पॉन्स देगी, और कितनी एनर्जी के साथ खेलना है, और कितनी एनर्जी किस में देनी है, कैसे स्किन के टाइप से कैसे एनर्जी देनी है, यही स्पेशलिटी है। तो लेजर मेरा कोर इंटरेस्ट है और हमेशा रहेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप बात करेंगे वो मेरे पास है, और मैं उसमें हमेशा कुछ भी नया आता है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ। आपने जैसे अभी बात की ना कि कितना उसकी एनर्जी कितना डीप तक जाएगी, वो कितना रिजल्ट देगी, कैसे उसके साथ खेलना है, तो इसका मतलब ये है कि आप एज ए डॉक्टर आप एक आर्टिस्ट भी हैं। आप कह सकते हैं कि देखिए ये सब एक्सपीरियंस से आता है। जी। आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट हैं और आप उसके जितना करते जाएंगे, किसी चीज में महारत कैसे मिलती है, एक काम आप एक बार करेंगे और एक काम 1000 बार करेंगे, बिल्कुल जो काम आप 1000 बार कर लेंगे उसके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है अगर हजारों केस बिल्कुल सफल रहे। हाँ, तो हम 100% रिजल्ट देने की कोशिश किसी को नहीं बोलते। जो बुक्स कहती है 60 to 80% हम देते हैं। हम देने के लिए हम लोगों ने 100% रिजल्ट भी दिए हैं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस इतना है कि हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से लेजर रहा है, आगे भी लेजर ही रहेगा, और लेजर में मैं नाम कमाना चाहता हूँ। जी जी, नहीं नाम तो आपका बहुत है, क्योंकि ये आप जो आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से भी था, मैंने आपको अप्रोच किया। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ भी स्किन की कुछ प्रॉब्लम थी, इवन मेरी फैमिली में कई प्रॉब्लम थी, जो सारे ट्रीटमेंट्स आपने किए और बहुत अच्छे रहे। घरों पे भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे कि कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में पता चल जाता है, तो वो सही है या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही सही है? देखिए, कोई भी, मैंने क्या कहा कि क्योंकि स्किन में, इंडियन स्किन में कैंसर्स कम होते हैं, जितना भी कैंसर का एक्सपोजर है वो हम लोगों को ही। तो आप जितने भी यूट्यूब देखते हैं बाहर की कंट्रीज के, जितने भी आप फेसबुक के या इंस्टा के पोस्ट देखते हैं, वो इंडियन स्किन के लिए नहीं है। यानी कि दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ मनी, ये एक खौफ है जो बनाया हुआ है मीडिया ने। जी। इंडियन स्किन में कैंसर के चांसेस मिनिमम होते हैं, अगर होते भी हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट ही डायग्नोस कर पाए। ठीक, इसके साथ कोई भी पंगा ना लें। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी कि इंडियंस में इसके चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। जी बिल्कुल, ताकि वो अपने पैसे बर्बाद ना करें, टाइम वेस्ट ना डरे करें ना। और डरे ना। और ये कुछ भी तरीके से, अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन की। बेहतरीन से बेहतरीन सनस्क्रीन आपने ली, चाहे मेडिकेटेड ली चाहे नॉन मेडिकेटेड ली। नॉन मेडिकेटेड तो हम बात ही नहीं करते कि वो काम भी करेगी, जो आप ओवर द काउंटर किसी कॉस्मेटिक कंपनी की ले रहे हैं। मेडिकेटेड का मतलब जो आप किसी फार्मा कंपनी की ले रहे हैं और जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके कंटेंट्स डॉक्टर्स को पता है, वो भी 30% तक काम करती है साहब। और आज की डेट में जनता इतनी पागल है कि हर 2 घंटे 3 घंटे में सनस्क्रीन लगा रही है जी, और कुछ भी लगा रही है और उसके कॉम्प्लिकेशन ले रही है। तो सनस्क्रीन लगाने का तरीका भी है, सनस्क्रीन कब लगाएं, कितने समय पे लगाएं, कौन सी सनस्क्रीन लगाएं, और कौन सी स्किन टाइप में आपकी सनस्क्रीन कौन सी लगेगी, ये भी जरूरी है। तो सर क्या जो सनस्क्रीन होती है वो हर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज हो जाती है? सनस्क्रीन 2 तरीके की होती है, फिजिकल एंड केमिकल। ओके। आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से हम देंगे, जो बेस्ट रहती है वो कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन अब मान लो क्रिकेटर है, उसको फिजिकल सनस्क्रीन दे रहे हैं, बच्चों में हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई बीमारी है तो उसमें कुछ दे रहे हैं, वो भी आपकी बीमारी और स्किन के हिसाब से डिसाइड होती है। मैं प्रैक्टिकली सबको ये बोलता हूँ कि बजाय सनस्क्रीन लगाने के बजाय आप चश्मा लगाइए, गॉगल लगाइए, हैट लगाइए, कवर करके चलिए, छाता लेके चलिए, वो ज्यादा बेहतर है सनस्क्रीन में पैसा खर्च करने के लिए। सनस्क्रीन मैं खुद अब उन पेशेंट्स में देता हूँ जिनमें बीमारी हो ही धूप से रही है। ओके। अदरवाइज मैं अननेसेसरी किसी को सनस्क्रीन नहीं देता। उससे बेहतर है कि आप हेड लगा लीजिए। जी जी। हेड सबसे बढ़िया, टोपी सबसे बढ़िया बताई जाती है, जो आप कैप पहनते हैं जी जी। आगे वाले हुड की, वो बेस्ट है सनस्क्रीन। विटामिन सी का आप सेवन करिए, ग्रीन टी लीजिए, खट्टे फ्रूट्स यूज करिए, वो बेहतरीन सनस्क्रीन है, बजाय इसके कि आप कॉस्मेटिक लेके फेस पे लगा रहे हैं, ये एसपीएफ वो एसपीएफ। उसके बाद होता क्या है, उसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, पिंपल हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, निशान हो रहे हैं, वो और खराब हो रहा है। तो स्किन टाइप के हिसाब से भी सनस्क्रीन आती है। राइट राइट। तो हमेशा डॉक्टरी सलाह से आप सनस्क्रीन यूज करिए। क्योंकि मैं आपसे, मेरा सवाल पूछने का कारण ये था कि अब देखिए हमारे पास
इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है नेचर की कि आप हिमाचल में चले जाएं तो पहाड़ी पहाड़ हैं, तो वहाँ की धूप अलग होगी, राजस्थान में चले जाएं तो अलग धूप होगी। तो क्या आप जगह के हिसाब से भी आप ये चेंज होते समझिए जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा सन रेज आपके करीब है। यानी पहाड़ों में जाएं तो पहाड़ों ज़्यादा? में सन रेज ज्यादा खतरनाक है हाँ प्लेन की वजह से। पोल्यूशन में सनस्क्रीन ज्यादा खतरनाक, सन ज्यादा खतरनाक है बजाय उसके छाई के। जी। ठीक है ना। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग वो एक बहुत टेक्निकल है इसके अंदर, उसमें डीप में ना जाए। मैं आज भी आपसे यही कहूंगा कि सनस्क्रीन लगाना अच्छी बात है। जब भी सनस्क्रीन लगाएं तो स्किन टाइप जन के हिसाब से सनस्क्रीन लगाएं। अलग अलग कंपनी, फार्मा कंपनी अलग अलग सनस्क्रीन आपके स्किन टाइप के हिसाब से आती है। जी। सबसे बड़ी समस्या जो है वो सनस्क्रीन लगाने के बाद मुहासों की है। तो मुहासों की स्किन वाले की भी सनस्क्रीन आती है। अच्छा, उनके लिए अलग आती है? हाँ, उनके लिए आती है। अच्छा। जो आदमी बहुत देर तक धूप में रहता है उसकी सनस्क्रीन अलग है, जो ज्यादा देर धूप में नहीं रहता उसकी सनस्क्रीन अलग है, जो कंप्यूटर के सामने रहता है उसकी सनस्क्रीन अलग है। अच्छा, उसकी भी अलग है? हाँ, किसी को सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए, पता ही नहीं चलनी चाहिए, उसकी सनस्क्रीन अलग है। अच्छा। आप समझिए पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन मैं सबसे ज्यादा लिखता हूँ कॉम्पैक्ट बेस्ड सनस्क्रीन यूज करता हूँ पेशेंट्स में। वो आप रेगुलर सनस्क्रीन लगाएंगे, आपका चेहरा चिपचिपा हो रहा है गर्मी में, मैंने सबको पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन देता हूँ, कॉम्पैक्ट वो लगा लो, टॉपअप भी हो जाएगा, आपका चेहरा भी अच्छा दिखाई देगा। अच्छा। तो सनस्क्रीन का भी आपको टाइप डिसाइड करना है, आपको मॉइस्चराइजर का टाइप डिसाइड करना है, आपको क्या फेस पे लगाना है नहीं करना है, उसके लिए रूटीनली आप डॉक्टर के पास चले जाइए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। राइट राइट। तो सर आज बहुत कुछ जानने को मिला स्किन के बारे में। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा एक और पॉडकास्ट करें ताकि जो पॉइंट्स अभी कवर नहीं हुए वो भी लोगों तक पहुँचाएं। पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स हो हमारे श्रोताओं के लिए, तो प्लीज़ वो बताइए। मेरे गोल्डन वर्ड्स यही है कि नोबडी कैन चेंज योर एज। जो आपकी एज है वो हम बदल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने से स्किन और ख़राब होती है। स्किन को केयर करें, बहुत डेलिशियस वे में करें, मतलब डेलिकेट वे में करें, बहुत आराम से उसको करें। कुछ भी अननेसेसरी फेस पे ना लगाएं, कुछ भी अननेसेसरी आप यूज़ ना करें, स्किन को हार्श ना करें। बाकी आपने देखा होगा कई लोग पेशेंट आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि हमारी चेस्ट की स्किन अच्छी है, फेस की खराब है, क्योंकि हम अपने फेस की स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब चाहते हैं कि अंदर की स्किन बाहर की स्किन की जैसी रहे, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कम करो, जितना जरूरी हो उतना ही छेड़ो। बहुत ज्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में स्किन को और खराब मत करो। राइट। और कुछ भी करो, क्या आपको सूट करेगा नहीं करेगा वो आपको स्किन स्पेशलिस्ट बता पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज के पॉडकास्ट से हम समझें कि अगर कुछ भी स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, एक बात को सोच के देखिए, अगर आप अपनी स्किन को खराब करके फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो कम से कम आप 2 से 3 महीने के लिए उनके साथ रहने वाले, उनके सेशंस अटेंड करने वाले। क्यों ना एक ही बार में जाकर मिलकर, जब प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो उसका इलाज कर लें, अगर मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और अगर ये सबसे बड़ा ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन भी हमें ही करनी है। सबसे बड़ी बात ये कि ये हमेशा एक्सपोज्ड रहता है, बाकी सारे ऑर्गन्स तो अंदर रहते हैं और ये एक्सपोज्ड रहता है, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा अटमोस्ट गुड केयर करनी है। और हमेशा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, कोशिश कीजिए कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जल्दी जाकर मिलें। और डॉक्टर साहब से अगर आप मिलना चाहते हैं, इनसे कोई राय लेना चाहते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड उम्मीद करते हैं आपका प्यार यूं ही मिलता रहे।